हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर। एक देश बताइए जिसने भारत का साथ दिया हो। आपने सुना नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द निकला हो? कहीं से भी लगता है हमारे प्रधानमंत्री कहीं से भी विश्वगुरु जैसे दिखते हैं। पवन खेरा, कांग्रेस के आउटस्पोकन मीडिया हेड और नेशनल स्पोक्सपर्सन, जिन्होंने शीला दीक्षित के पॉलिटिकल सेक्रेटरी से लेकर 2019 की पोल स्ट्रैटेजी तक काफी क्रूशियल रोल्स निभाए। टीवी डिबेट्स हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी आवाज हमेशा बोल्ड और क्लियर रही है। राहुल गांधी जी के लिए एक वर्ड। ट्रू लीडर। ट्रू लीडर आप कैसे बोल सकते हो? राहुल जी में वो तमाम गुण हैं जो एक आइडियल लीडर में होना चाहिए। मेरे को 5 क्वालिटीज बताओ राहुल गांधी जी की। ईमानदार, विचारधारा के प्रति निष्ठावान, करुणा से भरा हुआ दिल, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर चीज की समझ, हर विषय की समझ, और भारत की जो आत्मा है इस आदमी को समझ में आ गई। देश जानना चाहता है सर क्या आत्मा है भारत की। अच्छा, प्रियंका गांधी जी बोलती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर कंगना रनौत जी बोलती है ये सब ड्रामा है। आप इनकी तुलना किससे करें, छोड़िए ना साहब। आप क्यों कांग्रेस से फुल्ली जुड़े हुए, मतलब क्यों एसोसिएटेड है? इस देश की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में दिखती है। बट फिर भी जनता साथ क्यों नहीं दे रही इतने टाइम में? मतलब आज 3 टर्म हो गए हैं। जो जरिया है लोगों तक पहुंचने का, उस जरिए पर एक काले नाग की तरह संघ और भाजपा के लोग बैठे हैं। न मोदी जी देश हैं, न मोदी जी सरकार हैं, न मोदी जी सेना है। इन तीनों के पीछे छिपकर अपनी विफलताएं नहीं छिपा सकते। प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री की सोच व्हाट्सएप फॉरवर्ड से प्रेरित है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आप आज एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखिए, अगले 2-3 महीने में पार्लियामेंट में वही बात प्रधानमंत्री बोल देंगे। अच्छा, एक बार आपने बात बोली थी कि मोदी जी को रिटायर होने से पहले विपक्ष में बैठना चाहिए। बैठेंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आपका क्या विचारधारा है? जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया गया, मनी बिल की तरह पास करवा दिया, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, वहीं से समझ में आ जाता था कि इनकी नीयत में खोट है। तो राजीव गांधी जी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है, क्या सोचते हैं? वो अगर आज होते तो देश का इतिहास बहुत अलग होता। विश्वगुरु वो शब्द प्रासंगिक होता। India is an old country, but a young nation. कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर थोड़े एज में लोग हैं, नया खून कम आ रहा है, ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका कांग्रेस पार्टी में। अच्छा, क्या मैसेज आप देना चाहोगे अभी आज की यूथ को? डोंट लूज होप, डोंट लूज होप, वी आर हियर, वी आर कमिंग। मान लो सत्ता पलट जाती है आने वाले 4-5 साल में, अभी जो इलेक्शन हो गया, सत्ता पलट गई, अभी मान लेते हैं, तो सबसे पहले क्या बदलाव लाओगे आप लोग? पवन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। द पावरफुल ह्यूमंस के अंदर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ फिर? सर, आप पावरफुल ह्यूमन है, आप बेबाक बोलते हैं, इसलिए आपको हमने चूज किया और हमने सोचा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आके भी पावरफुल नहीं, बेबाक बोलेंगे बेबाक तो बोलना, और वो बिल्कुल डरेंगे नहीं कि यार कोई भी। फियरलेस होना चाहिए, पावरफुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, पावरफुल नहीं होना चाहिए। फियरलेस। पावर क्या होता है? पावर तो शक्ति दे रहा भगवान, पावरफुल। चलिए मान लेते हैं। अच्छा सर, तो पवन सर, अपन पॉडकास्ट की शुरुआत करने के साथ साथ ही मैं थोड़ा सी बताना चाहूँगा ऑडियंस जो देख रही है हमको। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से ना सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, पवन सर के बारे में बात करेंगे, उनकी जर्नी भी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत जितनी हो सकती है। सर, राहुल गांधी जी से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी है। देखो ना, मैं आपको एक चीज़ सिनारियो बताता हूँ सर, कि जो आम जनता है, जो हम जैसे लोग हैं, या फिर है ना, क्या मार्केट में क्या बात चलती है, क्या बात करते हैं। सो एक होती है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स और एक होती है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स। तो एक वीडियो कहीं वायरल हो रहा था, कोई पॉलिटिक्स सिखाते हैं कि पॉलिटिक्स में कैसे एंटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बोलते हैं कि अगर जातिवाद के नाम पे आप पॉलिटिक्स करोगे तो बहुत जल्दी शायद आप नेता बन जाओगे और पॉलिटिक्स में एंटर कर जाओगे। बट अगर आप सबको साथ रखने की बात करोगे, जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करने की कोशिश करी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, तो शायद वो रास्ता बहुत टफ होगा। और जो आज का यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, अच्छा, तो वो ये बात करता है कि राहुल गांधी जी को देखो, फाइटर है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो हम आपस में बात करते हैं, इवन मैं भी बात करता हूँ, तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, वो हार जीत तो एक बात की बात है, पर आदमी को ना लगे रहना पड़ेगा हमेशा, कभी ना कभी तो जीत हासिल होगी ही होगी। तो आपको क्या लगता है कि जाति को बढ़ावा ना देने की वजह से सरकार सत्ता, ये हम सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, अपना इतिहास भी अगर आप उठा के कांग्रेस पार्टी का देखेंगे तो वो सबकी पार्टी, किसी एक समूह की, किसी एक वर्ग की, किसी एक धर्म की, किसी एक जाति की पार्टी नहीं रही कभी भी। ये वही पार्टी है जो 1960-70 के दशक में
बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का कदम उठाया, प्रिवी पर्सेस बैन किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, और ये वही पार्टी जिसने 90-91 में आते-आते लिबरलाइजेशन भी की, प्राइवेटाइजेशन भी की। तो जब आवश्यकता देश की, समाज की, नई पीढ़ी की जो आवश्यकता होती है, उस हिसाब से इस पार्टी ने अपने आप को ढाला। लेकिन ढालते हुए ये ज़रूर ध्यान रखा कि जो बुनियादी विचारधारा है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। उस इतिहास में आपने कभी ये नहीं पाएँगे आपकी किसी एक वर्ग विशेष की पार्टी बन के रहेगी, कभी नहीं हुआ ये, हो भी नहीं सकता। तो क्या बुनियादी विचारधारा क्या है? तो अपन पूरा बुनियादी विचारधारा यही है कि साहब, दो एक लाइन में कहें तो जियो और जीने दो, और वसुधैव कुटुंबकम। ये सब बुनियादी विचारधारा जो देश की है, जो इस संस्कृति या सभ्यता की है, जिसको हम भारत कहते हैं, वही विचारधारा कांग्रेस पार्टी की। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 140 साल से इस देश में हमेशा प्रासंगिक भूमिका निभाती आई है। तो फिर आज ये मुद्दा हम क्यों उठाते हैं? कोई भी पार्टी क्यों उठाती है कि आप लोगों ने ये किया, वैसा किया, और कोई भी मुद्दों की बात आती है, तो पुराने सारे गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं और आज की बात को डाइवर्ट कर दिया जाता है। आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है, और पढ़ने लिखने का लोगों को शौक कम होता है, और ख़ास तौर पे हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनको पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि रहती नहीं है। तो तोड़-मरोड़ के कुछ भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया, अब लोग इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, मैं तो इसको व्हाट्सएप नर्सरी कहता हूँ कि इसमें यूनिवर्सिटी का स्तर नहीं है व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड्स आते हैं, नर्सरी लेवल का स्तर है। उसमें जो फॉरवर्ड आ जाता है, ये पूरी सरकार और सत्तारूढ़ दल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे चल रही है। प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री की सोच व्हाट्सएप फॉरवर्ड से प्रेरित है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। आप आज एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखिए, अगले 2-3 महीने में पार्लियामेंट में वही बात प्रधानमंत्री बोल देंगे। प्रधानमंत्री जैसी इतना बड़ा पद, जिसकी मर्यादा होती है और होनी चाहिए, वो व्यक्ति व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का ज्ञान पार्लियामेंट में खड़े होकर बांटते हैं। तो पवन साहब, आपका पॉलिटिक्स में इतना रुझान क्यों आया? मतलब क्या है? बचपन से था। 2 ही चीज़ें अच्छी लगती थी, गाना गाना और पॉलिटिक्स की बातें करना और न्यूज़ सुनना। और शहर में कोई रैली हो, वो इंदिरा जी की रैली होती थी, अटल जी की रैली होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में जाता था, और स्कूल से छिप के भाग के जाता था। मुझे इतना शौक था। पॉलिटिक्स में ऐसा भी बोला जाता है कि पॉलिटिक्स में रहते-रहते चमड़ी मोटी हो जाती है। क्या ये सही बात है? करनी पड़ती है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है। शीला जी को मैंने बहुत करीबी से देखा, और पेशेंस बहुत बड़ी क्वालिटी है। कितने झूठ सच झेलने पड़ते हैं, आरोप झेलने पड़ते हैं, मालूम है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झेलना पड़ता पॉलिटिक्स में दोस्त होते हैं? मैंने आपसे ऑफलाइन भी ये सवाल पूछा था। है। दोस्त सब जगह होते हैं। हाँ। आप साफ मन से अगर किसी से भी मिलोगे, वो दोस्त बनेगा, किसी पार्टी में हो। आपका सबसे परम मित्र कौन है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में अब मैं आपको क्यों बताऊं? ये तो ऐसी सूचना है जिसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए नहीं बताऊंगा। बहुत हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? कोई नहीं, मैं नहीं मानता कि सच में नहीं है। दुश्मन क्या होता है भाई? उसकी अलग विचारधारा है, मेरी अलग विचारधारा है, दुश्मन थोड़ी है। पर सारी लड़ाई तो विचारधारा की है ना? लेकिन दुश्मनी थोड़ी है, दुश्मनी थोड़ी है भाई। मैं उसको विचारों से हराऊंगा, वो मुझे अपने विचारों से हराने की कोशिश करेगा, इसमें दुश्मनी कहाँ आ गई? और होनी भी क्यों चाहिए? अच्छा, कोई यूथ पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उसकी एक सही एज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? पॉलिटिक्स में आने की भी कोई एज नहीं, जाने की भी कोई एज नहीं है। जब आना चाहे आए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, अगर बीजेपी ना होती तो आपका सबसे बड़ा अपोनेंट कौन होता अभी? देखिए, मैं बहुत सेंट्रिस्ट विचारधारा की पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मध्य मार्ग जिसको कहते हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट, मुझे लगता है वो सबसे बड़े अपोनेंट होते हैं सेंट्रिस्ट के। वो आपस में एक दूसरे के अपोनेंट तो हैं ही, सेंट्रिज्म को दोनों को फेस करना होता है। जो मध्य मार्ग की राजनीति है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि न एक्सट्रीम लेफ्ट हावी हो, न एक्सट्रीम राइट हावी हो। अच्छा, इसमें एक रिलेट करूँ बात मैं, इस पॉडकास्ट में बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं फिर भी बोलने का हिम्मत रखता हूँ कि एक यूट्यूबर है, लेबल पढ़ो इंडिया करके। सो उन्होंने बोला था कि मैं शुगर को बोल रहा हूँ कि शुगर नहीं खानी चाहिए, और वो आपने बोला कि व्हाट्सएप वाली बात, और वही बात आज पार्लियामेंट में और हर जगह पे उठ रही है कि शुगर को अवॉइड करो, और सारे स्कूलों में पर्चे लगा रखे कि शुगर नहीं खाना चाहिए। तो ये तो रिलेट हो गई बात। मुझे लगता है एक त्रासदी है हमारी पीढ़ी की, जो हमारे सामने आज हो रहा है, कि गलत बयान, गलत ज्ञान, झूठ
को सच बनाया जा रहा है और वो सबकी आंखों के सामने, सबकी नाक के नीचे हो रहा है। और माफ कीजिएगा, इसमें मीडिया, खास तौर पे जिसको तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया मैं कहता हूँ, मैं उसको मेन स्ट्रीम नहीं मानता, लेकिन चलिए लोग कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमेशा फैक्ट चेकर रहे हैं वो, लेकिन अब वो फैक्ट चेकर नहीं रहे, अब वो जो बोलते हैं उसका फैक्ट चेक करना पड़ता है, ये हालत हो गई। अच्छा, कब बंद कर दिया सर इन्होंने फैक्ट चेक करना? मतलब मीडिया ने ऐसा कौन-सा पॉइंट आया? मुझे लगता है 2011-12 के आसपास जब एक मुहिम शुरू हुई, अ, कहाँ से प्रायोजित हुई वो मुहिम मुझे नहीं मालूम, जब एक विनोद राय नाम के व्यक्ति सीएजी बने और अनाप-शनाप रिपोर्ट्स लीक करते रहते थे चैनल्स को, और चल पड़ी। फिर अन्ना हज़ारे जैसे लोग आए, पूरी एक, माफ़ कीजिएगा, फ्रॉड्स की जमावड़ा, मैं उनको फ्रॉड्स मानता हूँ, ये सब फ्रॉड्स थे। ये सब फ्रॉड्स इकट्ठे हुए और हमारे खिलाफ आंदोलन किया, अनशन किया, जो भी किया आपके सामने है। ये तब से शुरू हुआ। तब मीडिया में इतनी हिम्मत होती थी, सरकार हमारी थी, लेकिन वो हमारे खिलाफ स्टोरीज करते थे, डिबेट्स करते थे, ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएजी, मेन रिपोर्ट सीएजी, 1,76,000, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आंकड़े लाते थे, नोशनल लॉस। अब क्या है? दिखता है आपको कहीं सीएजी रिपोर्ट? सीएजी का नाम मेरे को तो याद ही नहीं कौन है सीएजी, आपको याद हो तो बता दो। हाँ, किसी को याद नहीं होगा। लोकपाल कौन है मुझे नहीं मालूम। ये हालत हो गई है, तो मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपन बात कर रहे थे एलपीजी रिफॉर्म की, बात करी आपने थोड़ी देर पहले। तो मुझे बताइए सर कि अगर एलपीजी रिफॉर्मेशन नहीं आता, तो आज देश की क्या हालत होती? मैं मानता हूं कि रिफॉर्म्स समय-समय पर होते रहने चाहिए। इसमें कोई, हर पीढ़ी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग उसकी आकांक्षाएं होती हैं। उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारों को और देश के राजनेताओं को, किसी भी दल के हों, जरूरी नहीं सत्तारूढ़ दल के हों, विपक्ष के भी हों, तो उनको उन आकांक्षाओं को समझकर उसी के हिसाब से अपनी नीतियां बनानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है आज की जो नीतियाँ बनाई गई है 2047 के विश्व गुरु भारत बनने का, तो क्या वो नीतियाँ सही है या गलत है? मैं आपको ये कहीं से भी लगता है कि हम, हमारे प्रधानमंत्री कहीं से भी विश्वगुरु जैसे दिखते हैं? उदाहरण, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे जस्ट पहले 22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकी हमला हुआ। एक देश बताइए जिसने पाकिस्तान की निंदा की हो, हमारे साथ खड़ा हो? नहीं हुआ। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एक देश बताइए जिसने भारत का साथ दिया हो? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैं तो आसपास की बात कर रहा हूँ, नेपाल, दूर तो आप जाइए मत। रशिया, जो कि हमारा पारंपरिक साथी था, उसने नहीं बोला। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। टर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और भी कई, अज़रबैजान, कई देश उनके साथ खड़े। हमारे साथ एक देश भी खुलकर नहीं खड़ा हुआ। ये है आपके विश्वगुरु? इनको आप विश्वगुरु मानते हैं? हम तो इनको विश्व गुरु कहते हैं। दिन भर जहर बांटना, दिन भर समाज में जहर कैसे बांट सकते हैं, कैसे विवाद पैदा कर सकते हैं, तो ये विश्व गुरु नहीं है, मात्रा में गलती हो गई है, विश्व गुरु है। एक यहाँ पे आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और मुझे एक बहुत एक चीज़ याद आ रही है। एक क्लू अपन बात करने की कोशिश करते हैं। पहलगाम का अटैक हुआ, ऑपरेशन से उसमें बोला कि मोदी को बता देना, ऐसे ही डायलॉग बाहर आ रहे थे उन लोगों के। हमने अटैक किया इधर से। अभी कुछ दिन अभी कल की बात है, एक प्लेन क्रैश हो जाता है एयर इंडिया का। उधर से अटैक होना, हमारा अटैक करना, गुजरात से प्लेन का उड़ना और 40 सेकंड में क्रैश होना, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होना और इंटरनेशनल फ्लाइट का क्रैश होना, कोई डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं। इतनी सारी चीज़ें, सब चीज़ें रिलेट करती हैं। आपको क्या लगता है सर ये? देखिए, इसमें कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, जांच होने दीजिए, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा फिर इस पे चर्चा करें। क्योंकि जब इतनी गंभीर त्रासदी होती है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई स्पेकुलेशन करनी चाहिए। इंतजार करिए जांच की रिपोर्ट की। चलो, ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना हुई और आई थिंक सभी परिवार ना, हमारे राजस्थान के कई परिवार हैं, बहुत, पूरे देश में एक तरह से। दुखद माहौल है। पर अ, अपन ठीक है सर, थोड़ा-सी टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं। अभी अपन पुराना ज़माने में चलते हैं वापस एक बार, क्योंकि ऑडियंस आज पूरा नई है, जेन ज़ी पूरा ऑडियंस, नए-नए लोग देख रहे हैं अपन को। तो मैं राजीव गांधी जी के टाइम पे चलता हूँ सर। तो मुझे बताइए कि राजीव गांधी जी की जब डेथ हुई थी, तब आपने पॉलिटिक्स पूरा छोड़ दिया था। मैं यूथ कांग्रेस में था और अपने ज़िले में बहुत सक्रिय था, उदयपुर में। फिर 1 मई को
राजीव जी से मुलाकात भी हुई थी, आखिरी मुलाकात उदयपुर में जब वो चुनाव प्रचार में आए थे। और 20 दिन बाद तो उनकी हत्या ही हो गई और फिर उसके बाद मन नहीं किया राजनीति करने का, छोड़ दी। वापस कैसा है सर फिर आप? फिर 98 में जब शीला दीक्षित जी सक्रिय हुई दिल्ली की राजनीति में तो उन्होंने बुलाया कि मेरी मदद कीजिए आकर मीडिया और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में, तो मैं आ गया फिर उनके साथ, फिर सक्रिय हो गए। तो राजीव गांधी जी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है, क्या सोचते हैं? वो अगर आज होते तो देश का इतिहास बहुत अलग होता। विश्व गुरु वो शब्द प्रासंगिक हो चुका होता, क्योंकि उस व्यक्ति की एक सोच थी 21वीं शताब्दी के लिए भारत को तैयार करने के लिए। जो उन्होंने कदम उठाए थे, वो कंप्यूटर क्रांति हो, वो अलग ऑयल सीड मिशन हो, अलग अलग मिशंस जो वो लाए, टेलीकॉम रेवोल्यूशन हो, वो क्रांतिकारी सोच थी उस व्यक्ति की। और वो 21वीं शताब्दी के लिए भारत को तैयार कर चुके थे। अगर उनको 1 टर्म 2 टर्म्स और मिल जाते, तो आज जो बादशाह बने घूमते हैं, ये दिखते भी नहीं आपको। मतलब पूरा इंडिया तो बोल रहा है सर कि मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने मतलब बिज़नेसेस को इम्प्रूव कर दिया, मोदी जी ने सड़कें बनवा दी, नहीं, मोदी जी ने सूरज भी हर उन्हीं की चीज़ कर अनुमति से दिया है। उगता है साहब। सूर्योदय सुबह होता है तो बिना मोदी जी से पूछे थोड़ी होता है, आपको नहीं मालूम थी ये बात? अभी सूर्यास्त नहीं होगा जब तक मोदी जी अनुमति नहीं देंगे। अच्छा। हुँ। अच्छा, आप बोलते हैं कि दे मोदी जी देश नहीं है। आपको लगता है मोदी जी देश हैं या अभी होने तो चाहिए? मतलब आवाज़ तो यही है पूरे। ये क्या मतलब है? देखिए, न मोदी जी देश हैं, न मोदी जी सरकार हैं, न मोदी जी सेना है। इन तीनों के पीछे छिपकर अपनी विफलताएँ नहीं छिपा सकते। मोदी जी को सवाल पूछ लिया तो कहेगा, अरे साहब देश विरोधी हो। क्यों भई देश विरोधी हो? लोकतंत्र है, देश का प्रधानमंत्री देश के वोट से बना है। देशवासियों के मन में अगर कोई सवाल है, कोई निंदा है, वो करेंगे। और वो किसके मार्फत करेंगे? मीडिया के मार्फत करेंगे या विपक्ष के मार्फत करेंगे या एनजीओज़ के, सिविल सोसाइटी के मार्फत करेंगे। विपक्ष अगर सवाल भी पूछ ले मोदी जी से या उनकी नीतियों की निंदा कर ले, तो वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो चीन का एजेंट है, वो सबका एजेंट है। अरे वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए सवाल पूछ रहा है। इनकी आदत ही नहीं है सवाल झेलने की। आपको लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच बची है अभी? संघर्ष कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, हम जैसे लोग कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत बची है। लेकिन अगर हम जैसे लोगों ने संघर्ष खत्म कर दिया, हम कांग्रेस की आवाज़ बंद हो गई, यूट्यूबर्स आप जैसे घर बैठ गए, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगी आपको। मतलब आपका मानना है 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच? 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कतई नहीं है। कहाँ है? अच्छा, आज हर लोग बोल रहे हैं कि सबसे पावरफुल लीडर मोदी जी है। यूक्रेन रशिया वॉर कौन रोकेगा? मोदी जी रोकेंगे। इज़राइल की वॉर कौन सॉल्यूशन कौन देगा? मोदी जी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जिताएगा? मोदी जी जिताएंगे। रशिया में डेमोक्रेटिक कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर रोकने का कौन ट्रंप रोकेगा? मोदी जी उसके आगे चुपचाप बैठ जाएंगे। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं मोदी जी की। ये पावरफुल होता है। अभी थोड़े दिन पहले बोले कि साहब देश के अंदर बनी हुई वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। चीन का नाम बोलने में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, डरते हैं। बोलते हैं कि वो गणेश जी की आंखें नहीं खुलती, गणेश जी की आंखें छोटी-छोटी होती हैं, ये तरीका है, प्रधानमंत्री हैं इस देश के। नॉर्थ ईस्ट में सबकी आंखें छोटी होती हैं, आप उनका अपमान कर रहे हो। गणेश जी का अपमान कर रहे हो। बोलो ना कि चीन का बना हुआ सामान नहीं खरीदना है, बोलो, क्यों हिम्मत नहीं कर? और ये प्रधानमंत्री हैं देश के, इनको तो नीति बनानी चाहिए चीन के सामान के खिलाफ, सब मान जाएँगे। जिस आदमी को नीति बनानी चाहिए वो भाषणबाजी कर रहा है कि भाई चीन का सामान मत लो, और वो भी चीन नहीं बोल रहा। ये डरपोक आदमी है, ये कायर आदमी है। तो ऐसा डरपोक आदमी को आप कहते हो विश्वगुरु है, उसकी बिना सूरज नहीं उगता, वो यूक्रेन का वॉर रुकवा देता है, वो इसराइल का वॉर रुकवा देता है, लेकिन जब वो खुद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करता है तो अमेरिका डरा देता है और बैठ जाता है घर पे। बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है और आप घर बैठ गए। आज सुबह फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने व्यापार की धमकी दी और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। आज 15-16 बार बोल चुका। हुँ, हुँ। आपने सुना नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द निकला हो? यूं पूरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके पूरे देश में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं साहब। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दो कि भाई तुम झूठ बोलते हो। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अच्छा, एक पार्टी को, जैसे आप अपोज़िशन में हो अभी, तो एक पार्टी को एक आदमी पे प्रहार करना चाहिए, पूरी पार्टी पे बात करनी चाहिए? कहाँ क्योंकि है पार्टी वहां? आप सब बात करो नरेंद्र अब मोदी वो जी। एक ही आदमी रहा है। 2 आदमियों की सरकार है, 2 आदमियों की पार्टी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एक शहंशाह, दूसरा शाह। अब आप बताइए, फिर आप कहते हैं व्यक्ति पर पूरी सरकार एक व्यक्ति की शक्ल दिखती है हमेशा। कोई कैबिनेट का मंत्री, अभी मैं आपसे एक रैंडम सवाल पूछ लूं तो आप बता भी नहीं, मैं भी नहीं बता पाऊंगा।
कृषि मंत्री कौन है सोचना पड़ेगा कौन है, विज्ञान का मंत्री कौन है सोचना पड़ेगा आपको कौन है। पहले तो याद रहता था। पहले सबको याद रहता था। तो एक व्यक्ति की सरकार, दो व्यक्तियों की सरकार है, दो व्यक्तियों की पार्टी है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं पर सवाल दागे जाएंगे। पर मैंने एक पॉडकास्ट किया था सर, आज से 4-5 महीने पहले, तो किसी ने बोला कि इस देश को सिर्फ 3 ए ही चला रहे हैं, और ऑडियंस ने गेस कर लिया 3 ए कौन है, और वो वीडियो हो गया वायरल भयंकर। तो हमने सोचा कि हमको तो कुछ नहीं होगा ना, हमने तो नाम नहीं लिया ना किसी का, क्योंकि कभी-कभी डर भी लगता है कि अगर आप सीधे-सीधे आप नाम ले लोगे, सीधे-सीधे आप बात बोल दोगे, तो कब कौन आपका यूट्यूब चैनल पे कब क्या कर देगा, क्योंकि ये तो इनकम का सोर्स है ट्रिपल लोगों। ए की बैटरी आती थी ना, उसमें तो फिर भी चार्ज होता था। ये तो तीनों कोई चार्ज नहीं है इनमें। तीनों तीनों एज बेकार है। मतलब आप मेरे को बताइए सर, आप क्यों कांग्रेस से फुल्ली जुड़े हुए हैं? मतलब क्यों एसोसिएटेड, ऐसी क्या आपको बात बहुत अच्छी लगती है कि मुझे कांग्रेस में ही रहना है? क्योंकि पार्टी में तो लोग आते जाते रहते हैं, इस चेंज करते देश रहते हैं। की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में दिखती है। इस देश की क्या विचारधारा है? मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या जाति है, क्या धर्म है, हुँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके त्योहार में मैं जाता हूँ, मेरे त्योहार में वो आता है। ये देश है। ये देश आज से नहीं, सैकड़ों सालों से, और इसलिए हमारी सभ्यता जीवित रही, क्योंकि हमने सबको आत्मसात किया, सबको अपना अपने साथ मिला दिया। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, वैसे सबको मिला दिया। इतनी ताकत इस देश की मिट्टी में है, और वही वही सोच, वही विचारधारा कांग्रेस पार्टी में दिखती है मुझको, इसलिए मैं कांग्रेस बट पार्टी। फिर भी जनता साथ क्यों नहीं दे रही इतने टाइम से? मतलब आज 3 टर्म हो गए हैं। जनता साथ, क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे 2-3 मुख्य कारण कई कारण। होते हैं, लेकिन मुख्य कारण ये भी है कि शायद हमारा प्रचार में हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। आज जो झूठ है वो बहुत ऊंची आवाज में बोला जा रहा है, हुँ। और जो हमारा सच है वो आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाती। संसाधनों की भी कमी है, मीडिया की हालत मुझसे ज्यादा आप समझते हैं। तो जो जरिया है लोगों तक पहुंचने का, उस जरिए पर एक काले नाग की तरह संघ और भाजपा के लोग बैठे हुए। वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आपका क्या विचारधारा है? हमने शुरू से इसका विरोध किया, लगातार विरोध किया, और अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अच्छा निर्णय दिया। लेकिन और जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया गया, मनी बिल की तरह पास करवा दिया, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, अ, वहीं से समझ में आ जाता था कि इनकी नीयत में खोट है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक मैं लोगों को ये समझा पा रहा हूँ, कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप पूरा मैनिपुलेट कर सकते हो पूरा सिस्टम। करना चाहो तो कर ही सकते हो, ये कर ही रहे हैं आपके सामने। आप मुझे बताइए, हम 150 140 साल पुरानी पार्टी, 54 साल 7 महीने हम सरकार में रहे। आज भी हमारे पास हर राज्य में अपना खुद का ऑफिस नहीं है, किराए का हो सकता है। बीजेपी को अभी 11वां साल है। कोई एक राज्य बता दीजिए जहां बीजेपी का अपना ऑफिस, संघ का अपना ऑफिस न बन गया हो। और अच्छे यहाँ का ऑफिस, आपको अगर अनुमति होगी जाने की, मैंने सुना है यूट्यूबर्स को नहीं जाने देते, लेकिन अगर आपको जाने देंगे, 7 स्टार फैसिलिटीज। ये पैसा कहां से आता है? जो प्रचार होता है, प्रधानमंत्री सारे जितने आपके चैनल्स हैं, जितना अखबारें हैं, हर चीज, तो ये कहां से आ रहा है पैसा? सरकार का पैसा है, चलिए वो भी दुरुपयोग हो ही रहा है, लेकिन इलेक्शंस में तो सरकार का नहीं होता, उस वक्त क्या हो रहा होता है। जिस मुझे नहीं लगता कि इसमें अब किसी को शक रहा है कि टोटली ये एक पैसा खर्च करके, एक पीआर इवेंट्स कर करके, ये एक इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है। मतलब आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं है, बट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट तो वही बनते हैं जिन पे राहुल गांधी जी का हाथ होता है ओनली। मैंने खुद वोट दिया है खड़गे साहब को। मुझे तो किसी का फोन भी नहीं आया कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। सच बोल रहे हो आप? हकीकत बोल रहा हूँ, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, मुझे किसी का फोन नहीं आया, ना हम में से किसी को भी आया। क्योंकि हम आपस में सब बात करते हैं, भाई तुम्हें किसी का फोन आया, कोई इशारा हुआ? बोले नहीं, कोई इशारा नहीं हुआ। कई कई राज्यों में मैंने फोन करके पूछा होगा, सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था कि मैंने वोट दिया अपने अध्यक्ष के लिए। तो कईयों से मैंने पूछा, साथियों से, तो बोले मैंने सोचा आपको आया हो। मैंने कहा नहीं भाई, किसी को फोन नहीं आया। तो सबने अपनी इच्छा से वोट दिया। तो कौन ये कहता है कि आज मुझे एक बात बताइए, ये नड्डा जी का इलेक्शन हुआ था, उनको खुद अखबारों से और सुबह टीवी से मालूम पड़ा कि उनको एक्सटेंशन मिल गई, अब फिर मिल गई, सुना जुलाई अगस्त तक। तो हमारे यहाँ प्रॉपर चुनाव हुए होते हैं हमेशा, और उसके बाद जब हम वोट देते हैं तो हमें मालूम है हमें
हमें किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। अच्छा, ईवीएम पे क्या ख्याल है? मतलब ईवीएम के बारे में बार-बार बोला जाता है कि नहीं, ये तो मैनिपुलेटिव है, पूरा 100% बात सिर्फ मैनिपुलेटिव है। ईवीएम की नहीं है व्यास जी, बात पूरी प्रक्रिया की है। पूरी चुनाव की जो मशीनरी है, मशीन की बात नहीं है सिर्फ, मशीनरी की बात है, जिसमें वोटर्स लिस्ट में घपला। अब मैंने आपको शायद आपसे नहीं बात हुई, 40 लाख नए वोट 5 महीने में महाराष्ट्र में हो गए, जबकि 5 साल में उससे आधे भी नहीं थे। तो ये सामने फर्क है। इतना इतना भारी भरकम संख्या में वोटर कैसे आ गए महाराष्ट्र में विधानसभा से पहले? ये सवाल बड़े जायज हैं। 5 बजे आप कहते हो साहब टर्नआउट 58% हो गया, और 5 बजे से 7 बजे के बीच में टर्नआउट 66% कैसे हो जाता है? एक-एक वोटिंग सेंटर पे कितने लोग इकट्ठे हो गए? हमने कहा सीसीटीवी फुटेज दीजिए, नहीं दे रहे। हमने कहा वोटर्स लिस्ट दीजिए, नहीं देंगे। तो जो मशीनरी है वो जिस तरह से काम कर रही है, वो सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। अच्छा, पार्टी अभी मेन सत्ता में नहीं है, तो अभी टाइम कैसे निकलता है सर? मतलब क्या काम अरे करते हैं? संघर्ष में टाइम का मालूम ही नहीं पड़ता, टाइम कब निकल जाता है। बहुत और ज़्यादा काम करना पड़ता है। मतलब किस तरह के काम करते हैं? कहाँ पे मिलते हैं? किन लोगों से मिलते हैं? नहीं, मिलते तो हम वर्कर से और लोगों से, अलग-अलग समूहों से। अब बैंक एम्प्लॉइज़ आ गए, कभी किसान आ गए, कभी बेरोज़गार नौजवान आ गए, कभी पीएसयूज़ के लोग आ गए, अलग-अलग समूह, अग्निवीर आ गए। अलग-अलग समूह मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अपनी समस्याएँ हमको रिक्वेस्ट करते हैं, भई उठाइए, हम उठाते भी हैं वो मुद्दे। तो समय तो कम है इनफैक्ट। पर समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है ना उस टाइम पे। बात ये नहीं कि समस्या हम सॉल्व करने की स्थिति में हैं या नहीं। मुद्दा उठाएँगे, मुद्दा बनाएँगे, लोगों को समझ में आएगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो हमारी बात कर रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें भी लाभ होगा, लोगों को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। मान लो सत्ता पलट जाती है आने वाले 4-5 साल में। अभी जो इलेक्शन, वापिस इलेक्शन होंगे, सत्ता पलट गई, अपन आज ये मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बदलाव लाओगे आप लोग? मुझे लगता है सबसे पहले एक तो लिस्ट बहुत लंबी हो गई। एक 1-2 लिस्ट जो मतलब पूरा देश सुनना चाहेगा आज। जिस तरह से देश में जो सामाजिक सौहार्द से लेकर शुरू करिए और अर्थव्यवस्था तक आइए, तो 20-30 साल पीछे देश को कर दिया गया। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें अर्थव्यवस्था पर बहुत ध्यान देना होगा, और अर्थव्यवस्था पे आप ध्यान दो और समाज में विवाद पैदा होते रहें, तो आप अर्थव्यवस्था भी नहीं सुधार सकते। कौन इन्वेस्ट करेगा जहाँ दंगे हो रहे हों, झगड़े हो रहे हों, फसाद हो रहे हों? कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। कोई व्यापारी क्यों अपना रिस्क लेगा? समाज में आपको पहले फिर से वो मोहब्बत, फिर से वो आपस में विश्वास, भाईचारा वो कायम करना पड़ेगा। इसके बगैर ये देश चल ही नहीं सकता, ना अर्थव्यवस्था चल सकती है, ना देश चल सकता है, ना कुछ भी हो सकता है। मतलब आप बोल रहे हो 20 साल पीछे चले गए हम लोग। 20-30 साल पीछे चलिए। बट सर देखो, अपन थोड़ा ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं। आज हर गाँव वाले के हाथ में एक बाइक भी है, एक मोबाइल भी है, और सब लोग मैकडॉनल्ड्स पे जा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। छोटे-छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गए। तो कहीं तो शुरुआत कुछ तो अच्छा ये हुआ सब होगा। 10-11 साल में हो गया। ऐसा लग तो ऐसा ये रहा है कि कैसे लग रहा 10-11 है? ये साल में भी प्रचार हुआ। में लगता है। आपको मैं एक बात बताऊँ, जब नरेगा लाए, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम हम लोग लाए थे, उसके बाद एक आंकड़ा आया। वो आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा था कि नरेगा आने के बाद परचेजिंग पावर गाँवों में बढ़ गया, और एफएमसीजीज़ की सेल गाँवों में अर्बन एरियाज़ से तुलना में ज़्यादा हो गई। ये नरेगा का लाभ था। तो हम लोगों ने उस वक़्त जो काम किया, लिबरलाइज़ेशन से शुरू करिए और उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार का पूरा 10 साल देख लीजिए, तो बहुत, बहुत काम हुआ। इसमें कोई शक की बात नहीं। ये तो उसी की खा रहे हैं। योजनाओं के नाम बदल दिए। हर योजना आप आज उठाकर देख लीजिए। प्लानिंग कमीशन से शुरू करिए, उसका नाम नीति आयोग कर दिया। अरे क्या मतलब, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया और बोले साहब मोदी जी ने, वाह मोदी जी वाह। अच्छा, आपने तो दोनों एरा देखे। जवाहरलाल नेहरू जो जेएनआरयूएम था, नाम बदल दिया। नाम बदल-बदल के इन्होंने कहा साहब मोदी जी ने कमाल कर दिया। मोदी जी ने कुछ कमाल किया, मैं बताता हूँ। नोटबंदी बहुत बड़ा कमाल था। मोदी जी खुद नहीं बता पाएँगे आपको कि क्यों की थी उन्होंने। आज तक नहीं, उनको खुद अब तो नाम भी नहीं लेते नोटबंदी का, उन्हें मालूम है कि ये फ्लॉप शो हो गया। लेकिन ये षड्यंत्र था। क्यों किया? किसकी कमाई हुई? ये किसी दिन जब सरकार बदलेगी, तो बहुत लोग जेल जाएँगे। सिर्फ़ एक नोटबंदी को उठा के अगर आप देख लें तो। सिर्फ सरकार अगर पलटती है तो बहुत अगर लोग नहीं, भी वो तो बदलनी है, पलटेगी, मतलब अगर क्या होता है वो तो। अच्छा, मतलब कांग्रेस के अलावा
आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। कांग्रेस के अलावा आपको सबसे शानदार लीडर कौन लगता है? कांग्रेस के अलावा कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सा ऐसा लीडर है भाई जिसको सब तो आप हमसे एडमायर? हमारे यहीं से निकल कर गए हैं, तो मैं क्या बोलूं, मेरे को तो कांग्रेस के किसी अलावा का कोई एक दिखता नाम, ही नहीं है। कोई एक नाम तो कोई लेना नहीं पड़ेगा दिखता ही नहीं है। सर। अच्छा, आपकी सबसे यादगार प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी रही है आज तक की? बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी होगी आपने। और ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी रुचि आती है, मैं बड़ा रस लेकर बात करता हूँ, मुझे आनंद आता है। तो मुझे अब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, सोचना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? मतलब मीडिया को संभालना या पॉलिटिक्स में ईगो को संभालना? मीडिया को संभालने की क्या ज़रूरत है भाई, साथी हैं सब, अपना-अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वो निष्पक्ष पत्रकारिता करें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन आजकल निष्पक्ष पत्रकारिता कम दिखती है, तो बड़ा अफ़सोस भी होता है कि आप क्या झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों दबाव में हो? ये मन में आता है बात। ईगोज़ देखो, ये हकीकत है, सबका ईगो होता है और सबको यथासंभव सम्मान देना ज़रूरी है। कठिन होता है लेकिन ज़रूरी है। अच्छा, आपको आखिरी बार ऑन कैमरा सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया था मेरे और को किस गुस्सा ही बात नहीं पे आया आता, था? आता ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है सच में सर, नहीं आता। 100% मैं पॉसिबल नहीं है, गुस्सा नहीं सबको करता। गुस्सा आता है। गुस्सा 11 साल में अगर गुस्सा कर रहे होते तो अस्पताल में पड़े होते। गुस्सा तो इतना आ सकता है लेकिन नहीं आता। पॉलिटिक्स में ऐसा बोला जाता है, सबको अलग अलग वादे करो और गुस्सा किसी में मत करो। नहीं, वादे करो, वो वाली वो पॉलिटिक्स अब नहीं रही। नहीं रही? मुझे लगता है लोग समझते हैं, हकीकत जानते हैं और गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स सबको आता ही, हम सबको आता है, लेकिन एक उम्र के बाद उसको कंट्रोल भी करना आता है। अच्छा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी की कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो मिसअंडरस्टूड करी गई है? मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है, बात ये है कि राहुल जी की छवि बिगाड़ने में जो अरबों रुपए खर्च किए, हम्म। तो आप किसी की भी छवि बिगाड़ सकते हो। इतना पैसा आप मुझे इसका आधा पैसा एक चौथाई पैसा दे दो, देखो मोदी जी की क्या हालत होती है छवि की। तो बात यह है कि उस व्यक्ति में, राहुल जी में, वो तमाम गुण हैं जो एक आइडियल लीडर में होना चाहिए। हम्म। पढ़े लिखे, समझदार, दिल में करुणा हो, लोगों के बारे में सोचना हो, न्याय की बात करनी हो, इंसाफ की बात करनी हो। अ, जहाँ भी अन्याय होता हुआ दिखता है उनको गुस्सा भी आता है, जोश आ जाता है, तो वो सब क्वालिटीज़ एक लीडर में होनी चाहिए जो उनमें है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी भी आई है अभी, ठीक है, तो अभी मेन 3 पार्टी ही बोली जाती है कि नहीं, भैया 2 कि पार्टी, मेन 3 कैसे हुई? आप पार्टी को भी तो अभी मार्केट में कैसे? तीसरा मेन पार्टी भाई बोली जाती है। एक जगह पे तो सरकार है एक कब? जगह पे उनकी सरकार है, तो एक जगह ममता जी की भी है, कई रीजनल पार्टीज़ हैं, स्टालिन जी की भी है एक जगह। तो आप 3 पार्टियाँ क्यों बोलोगे? 2 राष्ट्रीय 2 दल हैं, बाकी सब रीजनल तो पार्टी। नए पार्टी नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? ये तो लोग तय करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है आम आदमी पार्टी के बारे में कि कैसी पार्टी है? जिस पार्टी की कोई विचारधारा न हो, हम्म। मैं उस पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। ना बात करना चाहते हैं? नहीं, बात भी क्यों करनी? विचारधारा तो हो। भई बीजेपी की विचारधारा है आज, आपको अच्छी लगती है, गलत लगती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन विचारधारा है, मैं उसके खिलाफ लड़ता हूँ, ठीक है। ये तो ऐसी पार्टी जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बिजली दूँगा। अरे बिजली देना तो वैसे ही मेरा काम है भाई। अच्छा, शशि थरूर जी के बारे में क्या ख्याल है सर? अभी तो ऐसा लगा जा रहा है कि मेरे उनको पास हैं उनकी किताबें। आउट। क्या बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, सोच अच्छी है, स्पष्ट सोच है, बढ़िया आदमी है। और कोई बात नहीं करना चाहिए इनके बारे में? क्या बात है! बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने बताया ना, आपको पढ़नी चाहिए उनकी किताबें, मैं भी आपको दूँगा। अच्छा, अभी आपके पेज पे एक विजय माल्या जी का पॉडकास्ट बहुत लाइव हुआ था जिसमें कांग्रेस के पेजेस पे लिखा गया कि अरुण जेटली को बोल के गए थे और एमपी के मतलब कांग्रेस के एमपी ने भी उनको देखा था और वही क्लिप काट के कांग्रेस के डिजिटल पेज पे भी अवेलेबल है। तो वो क्यों लगाई गई वहाँ पे? क्या बताना चाहते क्योंकि हैं ये आप? बात हम उस वक़्त से कहते आए। अब तो स्वर्गीय अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जब वो थे, तब से हम ये आरोप लगाते आए। तब हमको ये लोग धमकाते थे कि साहब आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आपके सामने सब कुछ आ गया। तो जब सच सामने आता है, तो दोहराना पड़ेगा उसको, साहब देखिए हम सच बोल रहे थे, आपका झूठ पकड़ा गया, आपने खुद विजय माल्या को भगाया। आपको ऐसा लगता है कि आप विजय माल्या जी ने जो भी बोला, क्या वो सच बोला होगा वहाँ पे? और कोई अगर कोई आदमी व्यक्ति नहीं है और उसके बारे में अगर कोई ऐसी बात बोल दे? हमें इसके बारे में पूरी जानकारी शुरू से थी। हमारे भी कुछ नेता जानते थे इस बारे में, उन्होंने खुद देखा था क्या हुआ। तो हमें मालूम है ये सच था। कौन सर, जातिगत जनगणना की बात बहुत बार-बार बोली जा रही है अभी। तो जातिगत जनगणना कराना क्यों इम्पोर्टेंट है? इतना क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है? और इतना डंके की चोट पे बोला जा रहा है कि हम ये करा के ही रहेंगे।
और मान भी गई सरकार। बट क्यों, क्या रीजन इतना? कारण बहुत जरूरी है समझना इस देश के लिए। अच्छा है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि जो असमानताएं हैं इस देश में, आज की नहीं है, सैकड़ों सालों की असमानताएं, वो सामाजिक कारणों से भी हो सकती हैं, आर्थिक कारणों से भी हो सकती हैं, राजनीतिक कारणों से भी हो सकती हैं। तो उन असमानताओं को दूर करने से पहले उन असमानताओं को समझना होगा, जानना होगा, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से शुरू हुई, ओरिजिन क्या है, कारण क्या है, ये सब कैसे मालूम पड़ेगा आपको? जाति जनगणना के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी होगा, हम्म जिसमें जिन पिछड़ी जातियों की बात हो रही है, उनकी पूरी जानकारी तो हो ही, लेकिन अगड़ी जातियों में भी, तथाकथित सवर्णों में भी जो आर्थिक पिछड़ापन है, कई इलाकों में है, वो भी जानकारी होनी ज़रूरी है। जब मालूम पड़ेगा कि साहब ये एक्स-रे रिपोर्ट है, तब आप नीतियाँ बनाएँगे। हम्म तब आप ऐसी नीतियाँ बनाएँगे जो डायरेक्टेड होंगी, इंटरवेंशंस जो होंगी आपकी, कि किस समुदाय के लिए क्या नीति होनी चाहिए, किस इलाके के लिए क्या नीति होनी चाहिए, किस वर्ग के लिए क्या नीति होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि हम इस जाति के लिए ये काम करने वाले जब हैं। तक मालूम ही नहीं हो, तब कैसे डिसाइड कर सकते हैं? सामने आंकड़ा तो होना पड़ेगा, बिना डेटा के कैसे कर लेंगे आप? नहीं कर सकते। कितनी पिछड़ी जातियाँ हैं, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, अगड़ी जातियों में पिछड़ापन कौन-सा है, हम्म उनकी क्या स्थिति है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जब तक वो आंकड़े सामने नहीं होंगे, नीति हम पहले ही कैसे बना सकते हैं? अभी तक नीतियाँ वैसे बन रही थी, लेकिन बदलना ज़रूरी है। हम्म अच्छा, एक बार आपने एक बात बोली थी कि मोदी जी को रिटायर होने से पहले विपक्ष में बैठना चाहिए। बैठेंगे, बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? अभी तो ऐसा ये भी बोला जाता है कि अब ये 76 बात तक। आपने सही पूछा कि कैसे बैठेंगे? हाँ। अपना चुनाव जीतेंगे क्या? अभी बड़ी मुश्किल से जीते वाराणसी में। तो ये बात तो सही है कि वो बैठेंगे कैसे? लेकिन कुछ हम जुगाड़ बैठाएँगे कि वो बैठें ऑपोज़िशन में, और जो हम झेल रहे हैं पिछले 11 साल से, वो भी झेलें। ईडी भी झेलें, सीबीआई भी झेलें, सब झेलें। तो क्या आज मतलब ये बेसिक मुद्दा बन गया है कि मतलब अगर कोई भी सरकार आएगी, वो ईडी, वो सीबीआई को सबको अपने हाथ में लेगी, फिर विपक्ष के ऊपर आरोप लगाएगी कि तुमने ये किया, तुमने नहीं, ये बना किया। दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने जो किया है, इन्हें भुगतना तो पड़ेगा। करने वाले यही हैं। आज से पहले तो कभी आपने वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स नहीं सुना था कि प्रफुल्ल पटेल जी वॉशिंग मशीन में जाएँगे, जाने से पहले काले होंगे, बाहर निकल के सफ़ेद होकर आ जाएँगे। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले उनके खिलाफ नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, उनकी पार्टी की वॉशिंग मशीन में गए, साफ होकर निकल कर आ गए। पहले कभी होता था ऐसा? नहीं होता था। कौन सा थोड़ा सा ना इंडिया स्टार्टअप की भी बात करते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम की, जो कि आत्मनिर्भर भारत बोला जाता है और बहुत बूम हो रहा है, छोटे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा करा जा रहा है। तो मैं एक मेरा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कर देता हूँ कि अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ और मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो लोन वाले मेरे को बोलते हैं कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो इसलिए हम लोन नहीं देंगे। अदानी जी को इसीलिए मिलता है क्योंकि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन है। और आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन है। आप सोचिए, कुछ गड़बड़ है। कनेक्शन किससे है वो थोड़ा देख लीजिए। कनेक्शन और अच्छे बनाने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है अब कि लेट हो गए आप, ये जाने वाले लोग हैं। नहीं, पर मैं इधर पार्टी से कनेक्शन रहा नहीं भाई, मैं सिर्फ यहाँ पे पॉडकास्ट करने के आया हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक नायब सिंह जी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। उन्होंने बोला था कि आपके घर पे जलेबी भेजेंगे। आई नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रहा था। आई ये नहीं आई अभी नहीं, तक? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। ये पता नहीं क्यों नहीं आई, उनको समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रियंका गांधी जी बोलती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर कंगना रनौत जी बोलती है ये सब ड्रामा है। आप इनकी तुलना किससे कर रहे हैं? छोड़िए ना साहब। कुछ मैं दो चार शब्द पूछूंगा आपसे, मतलब दो चार नाम लूंगा सर, आप थोड़ा उनके बारे में बताइएगा। अच्छा, महात्मा गांधी इन वन लाइन। मॉरल कंपास ऑफ ह्यूमैनिटी, नाथूराम गोडसे। फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ फ्री इंडिया, राहुल गांधी जी के लिए एक वर्ड। ट्रू लीडर। ट्रू लीडर आप कैसे बोल सकते हो? ट्रू लीडर, मेरे को 5 क्वालिटीज बताओ राहुल गांधी जी की। ईमानदार, ईमानदार, विचारधारा के प्रति निष्ठावान, करुणा से भरा हुआ दिल, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर चीज की समझ, हर विषय की समझ, और भारत की जो आत्मा है, इस आदमी को समझ में आ गई। वो समझता है कि भारत की क्या आत्मा है। देश जानना चाहता है सर, क्या आत्मा है भारत की? भारत की आत्मा यही है जो भारत जोड़ो यात्रा में आपको दिखी।
सब लोग मिलकर कैसे उस व्यक्ति की बात को समझे कि हाँ, एक नफ़रत का बाज़ार है, अब मोहब्बत की दुकान, ये भारत की तासीर है। मोहब्बत की दुकान भारत की तासीर है। उस आदमी को तुरंत समझ में आया, रिलेट कर पाया वो लोगों से, क्योंकि लोगों के मन में यही बात है कि साहब भगवानों को आपस में लड़ा दें, ये तो कमाल की पार्टी है बीजेपी। जो फ्रीडम फाइटर्स अब हमारे बीच में रहे भी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनकी लड़ाई अब मरने के बाद करवा रहे हैं साहब। कि अगर सरदार पटेल होते तो ये हो जाता। 20 साल बाद कोई कहे कि अगर अमित शाह होते तो ये हो जाता। अरे अमित शाह इन्हीं के कैबिनेट में है ना, इन्हीं के होम मिनिस्टर हैं। आज कोई कहता है क्या कि नहीं अमित शाह कुछ और चाहते थे, मोदी कुछ और चाहते, तो नहीं कहता ना। आडवाणी जी और अटल जी को आपने देखा, उनके विवाद भी होते थे, लेकिन थे तो एक ही कैबिनेट का हिस्सा। अब 20-30 साल बाद आप तोड़ मरोड़ के कहो कि नहीं नहीं साहब उनको डाउन कर दिया, इसको अप कर दिया। इनकी पूरी राजनीति विवाद पैदा करने की राजनीति है, और ये बात जो है भारत को पसंद नहीं आ रही है। अब भारत इस बात को, इससे ऊब चुका है कि साहब बहुत हो गया विवाद। खान-पान पे विवाद, कपड़े पहनने पे विवाद, धर्म, त्योहार, सब पे विवाद क्यों करना भैया आप? अच्छा, ईडी, सीबीआई, राइटिंग, सबसे ज़्यादा फ़ोन किसके आते हैं कांग्रेस को? ये तो तीनों एक महागठबंधन है बीजेपी का, जिसमें ईडी, सीबीआई और आईटी है। तो तंग करते रहते हैं, करने करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको डर नहीं लगता है बार-बार कि ऐसा हो किस जाएगा, चीज़ से वैसा हो डरेंगे? जाएगा? होने दो केस। राहुल गांधी पर आज 35 से 40 केस चल रहे हैं। डरते हुए दिखते हैं आपको? क्यों डरना? राहुल गांधी के जो परदादा थे, परनाना थे, कहाँ कितने साल तक अरेस्ट रहे? डरे क्या? तो डर क्या होता है? हम सब पर केसेस चल रहे हैं। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी जी इतने क्यों पीछे पड़ते हैं राहुल गांधी जी की वे कि ये यहाँ के व्यक्ति नहीं है, इंडिया के नहीं वो है? तो मोदी जी के भी पीछे पड़ते हैं। पूछिए उनसे, मोदी जी के बड़े पीछे पड़े हुए हैं आजकल। पर सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी के पीछे अब वो पड़े तो हुए पाए उनसे जाते हैं। पूछिए, पड़ोस में ही रहते हैं आप तो। पहले भी आपने शायद उनका भी किया था, मेरे को हाँ, याद तो है। मैंने तो उनका किया था तो जब पूछो उन्होंने उनसे। उन्होंने मोदी जी के बारे में तो बताया था, पर राहुल जी के बारे में नहीं बता पाए। तो कुछ होगा नहीं बताने को। मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा था, बड़ा विवादास्पद भी हुआ था वो। अच्छा, आने वाले टाइम पे पॉलिटिक्स कैसे चेंज होने वाली है? मतलब जैसे अभी आपने बोला ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थोड़ी बदलेगी, तो भारत में पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाएगा आने वाले समय में? मुझे लगता है पॉलिटिक्स भारत की फिर से मुद्दों पर आएगी, रोजमर्रा के मुद्दों पर आएगी। ये जो इतिहास के मुद्दे, हवाबाजी के मुद्दे, विवाद के मुद्दे, ये नहीं चलेंगे अब। लोगों को जवाब चाहिए, लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए, लोगों को समाधान चाहिए। अब वो पॉलिटिक्स आनी पड़ेगी उसी दिशा में कि साहब आपने कहा था किसानों की आय डबल कर देंगे, कब क्यों नहीं हुई? ये अब लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मन में आती है सर कि कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर थोड़े एज में लोग हैं, नया खून कम आ रहा है, ऐसा क्यों? 2004 के लोकसभा में करीब 50 या 55 नौजवानों को राहुल जी के साथ मिलाकर, उनको भी मिलाकर टिकट मिली, जीते, कांग्रेस के टिकट पे जीते। 2009 के चुनाव में ये संख्या बढ़ के 60 हो गई। सबसे ज़्यादा नौजवानों को मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये आंकड़ों आपके सामने हैं आंकड़े। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में नौजवान नहीं आ रहे, गलत है। आपको दरअसल आपकी गलती नहीं है, आपको वही नौजवान दिखते हैं जो यहाँ से वहाँ चले गए हैं। यहाँ भी बहुत हैं और नए भी बहुत आ रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में कौन-सी ऐसी चीज़ है आज, जो आज के आज बदलनी चाहिए? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोकतंत्र है पार्टी में, थोड़ा कम होना चाहिए। थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चारों में से सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल कौन है आपके लिए? देखिए, राजीव जी के साथ काम तो नहीं किया क्योंकि हम छोटे थे, लेकिन उस वक़्त पूरे देश को बड़ी एक जोश था, उत्साह था कि एक नौजवान हमारा प्रधानमंत्री बना है। तो वो दौर ऐसा था जिसमें वो प्रधानमंत्री थे। फिर आप उससे पहले जाएँ इंदिरा जी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इतना लंबा कार्यकाल रहा। उन्होंने उसमें इतने क्रांतिकारी काम किए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर, प्रिवी पर्सेस को बैन करने से लेकर लैंड रिफ़ॉर्म से लेकर बांग्लादेश अ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, न्यूक्लियर किया एक्सप्लोजन, मतलब सब उस वक़्त मुझे हम तो बचपन में सुनते आए थे, लेकिन देश को एक दिशा दी और डिसाइसिव लीडरशिप। हुँ। अब आप सोनिया जी पर आएँ तो सोनिया जी ने
बहुत विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली और न केवल कई राज्यों में सरकारें बनी उसके बाद कांग्रेस की, केंद्र में बनी, 10 साल तक रही। वो आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और जो सौम्यता उनमें है, जो ठहराव है, जो सब्र है, वो क्वालिटीज़ बहुत रेयर हैं लीडर्स में, बहुत कम होती हैं। राहुल जी के विषय में मैं आपको बता ही चुका हूँ। 5 आपने बोले थे, मैं 10 बता सकता हूँ, इतनी क्वालिटीज़ हैं इस व्यक्ति में। प्रेरणा इन सबसे अलग-अलग कारणों से हम सबको मिलती आई है और आज मुझे लगता है मेरी पीढ़ी बहुत किस्मत वाली है कि राहुल गांधी जैसा नेता हमें मिला। क्या कभी लीडरशिप चेंज हो पाएगी? नहीं हो पा क्यों करनी है? क्यों करनी चाहिए? खड़गे जी हमारे बहुत काबिल अध्यक्ष हैं, आप क्यों उनको बदलने की बात करते हैं? ही इज़ अ वेरी, वेरी कैपेबल मैन। क्या अनुभव है उस व्यक्ति का। और जो यात्रा उनकी ज़िंदगी की रही है, वो अपने आप में बहुत प्रेरणा देती है। हमारे वोट से बने हैं साहब। बीजेपी को क्या आपत्ति है कि साहब नहीं खड़गे जी बदले? क्यों बदलें? क्यों लीडरशिप बदले? हमारी पार्टी की लीडरशिप है, हम तय करेंगे। अच्छा, क्या मैसेज आप देना चाहोगे अभी आज की यूथ को? डोंट लूज़ होप, डोंट लूज़ होप। वी आर हियर, वी आर कमिंग। कितना जल्दी आप आएँगे सर? अब 2 बैसाखियाँ हैं प्रधानमंत्री के हाथ में, कौन-सी बैसाखी कब साथ छोड़ दे, देखते हैं। तो अभी ये एक आम आदमी पार्टी ने भी तो बोला था कि अगर 76 एज अगर हो जाएगी तो फिर पार्टी में नहीं रहेंगे, नया लीडर आएँगे। तो आप किस तरह से देखते हो उसको? उनकी पार्टी के बारे में मैं क्यों बात करूँ? उनकी पार्टी वो जाने। आप सिर्फ़ अपने बारे में बात करेंगे। हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, अपना जो राइवल है उसकी बात करेंगे। अच्छा, आपको आज एक सुपर पावर मिल जाए, आज के आज, तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे देश में? सिर्फ़ मोदी जी को 80 हटाने के अलावा? करोड़ लोग मुफ्त का राशन लेने पे मजबूर हैं। हाँ। आप सोचो, कोई भी राजनीति में उसको नींद आनी चाहिए ये सोचकर। 80 करोड़ लोग जिस देश में मुफ्त का राशन लेने पे मजबूर, और किसी को लेना पसंद नहीं है मुफ्त में, हकीकत है, ये सब अपना आत्मसम्मान चाहते हैं। और फिर उस देश का राजा कहे कि ये मैं उनको अनाज देता हूँ, यूँ करते हुए मोदी जी ने कहा था, मुझे बहुत पीड़ा हुई थी उससे। तो अगर मेरे हाथ में कोई सुपर पावर आ जाए, तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। 80 करोड़ लोग आज भी अन्न पे निर्भर हैं। मुफ्त राशन पर निर्भर है, 5 किलो राशन, 80 करोड़। सोचिए आप सोचेंगे तो आपको भी नींद नहीं आएगी। नहीं, क्योंकि देश का माहौल देख के ऐसा लग नहीं रहा है इसलिए। सामने है आपके। ये मोदी जी का खुद का आंकड़ा है, खुद बोल भी रहे हैं। लगातार अपना वो ढींग हाँकते हुए बोलते हैं। मतलब ये भी हैरानी की बात है कि देश का प्रधानमंत्री इस बात को ऊँची-ऊँची आवाज़ में चिल्ला-चिल्ला के अपनी पीठ थपथपा के कह रहा है कि साहब मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ। ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है, ये कोई तारीफ नहीं है। अच्छा, ऐसी 2-3 नीतियाँ बताओ मोदी जी की जिसको आप मतलब सराहना नहीं करते हो। कोई 3 नीतियाँ ऐसी बता मैंने दो। आपको बताया, आप अर्थव्यवस्था का को चौपट कर चुके हो। हुँ। जो एमएसएमईज़ हैं उनको बर्बाद कर चुके हो। आपको सिर्फ़ 2-3 दोस्त दिखते हैं, वो ठीक हैं तो आपको लगता है अर्थव्यवस्था ठीक है। आपको बेरोज़गारी दिख नहीं रही, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोज़गारी का टूटा है, वो आपको नहीं दिख रहा। आपने समाज में इतना विवाद पैदा कर दिया कि आज लोगों को एक-दूसरे पर से विश्वास ही उठ गया है। आज मैं खुलकर बोलता हूँ, किसी अच्छी कॉलोनी में आप चले जाइए, किसी भी कॉलोनी में, मुसलमान को किराए पे घर लेना नहीं मिलता है। ये हालत है इस देश की। दाढ़ी दिख जाए लोगों को हैरानी होती है कि अरे ये तो मुसलमान है, क्या है भाई? इस तरह का देश होना चाहिए हमारा। आप कह रहे हैं एक नीति, मैं तो आपको अनेक बातें बोल सकता हूं। गरीबी की हालत, असमानताओं की हालत, 1% लोगों के हाथ में 40% संपत्ति इस देश की, ये छोटी बात है। असमानताएं पिछले 10 साल में इतनी बढ़ी हैं कि जाहिर सी बात है कि 80 करोड़ लोग निर्भर होंगे मुफ्त राशन पर। और अभी आपने मुसलमानों की बात करी, अगर बोलते हो कि हिंदू के घर नहीं मिलता है, तो ऐसा तो उल्टा भी है कि तो गलत है, मैं कह रहा हूं यही तो माहौल खराब है। लेकिन मेजॉरिटी में हम हैं तो हमें ये बात करनी पड़ेगी और इस बात से बचने की जरूरत नहीं है। जिस देश में पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, इतनी लिंचिंग्स हुई हों, कन्हैयालाल टेलर मेरे उदयपुर का है, ये सब आपके सामने हुआ है। क्यों इस देश में इतना विवाद, इतना इतना नफरत, इतना दंगे और इस तरह का माहौल बन रहा है? तो इस पे चर्चा होनी जरूरी है, इसको ठीक करना जरूरी है। बट दूसरे मुद्दों पे बात की जाती है। नहीं, दूसरे मुद्दे पर तो की जाती, इसको भी कैसे नफरत बढ़ाएं,
ये षड्यंत्र सिर्फ रूलिंग पार्टी का होता है। तो पवन जी बताइए अभी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आने वाले चुनाव के लिए? अब स्ट्रैटेजी बताई थोड़ी जाती कैमरा पे। एटलीस्ट 2-3 स्ट्रेटजी बताओ नहीं, ताकि देखिए हम असली मुद्दों पर इनको मजबूर करेंगे कि असली मुद्दों पर ही बात करिए, और इसके बाद जब हम असली मुद्दों पर इनको लेकर आएँगे, इनके पास जवाब नहीं होते। हमेशा हमने देखा है। हुँ। किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। नहीं कर पाएँगे, जवाब है ही नहीं। आप क्या रिपोर्ट दोगे अपनी? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही रिपोर्ट है ना आपकी। किसानों की आय 2022 में दुगनी करनी थी, अब पता नहीं शायद 2047 में करेंगे। अच्छा पवन जी मैं यहाँ पे बहुत सारी बुक्स देख रहा हूँ आपके यहाँ पे। आपकी 3 फेवरेट बुक कौन-सी है? मेरी फेवरेट बुक महात्मा गांधी की आत्मकथा है, नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, 2 तो ये हैं, तीसरा एक दार्शनिक हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति जिनको मैं बहुत पढ़ता हूँ। बहुत सारी किताबें हैं मेरी फेवरेट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो दोस्तों ये थे पवन सर और हम बीजेपी के साथ भी बात करते हैं, कांग्रेस के साथ भी बात करते हैं और दोनों की विचारधाराएँ समझने की कोशिश करते हैं। सो मुद्दा यहाँ पे ये है कि ना लड़ना है, ना लड़ाना है। सिर्फ विचारधाराओं को समझना है और जो आपका मन करे, जो आपके दिल से आवाज़ आए, उसी पे आपको एक्शन लेना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अगर कुछ बात आपको पूछनी हो, तो अगली बार मैं जब किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलूँ, तो उनसे मैं वो बात रख सकूँ, बात पूछ सकूँ। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो ये चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। थैंक यू सो मच।